Good morning, everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class, we have discussed about the agriculture and some institutional and technological reform done by the government. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारे यहाँ क्या कुछ संस्थागत और उसके साथ साथ हमारे यहाँ तकनीकी सुधार क्या कुछ किए गए प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उसमें हमने देखा हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए, इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस की स्थापना की गई, पर्सनल एक्सीडेंट के लिए इंश्योरेंस की स्थापना की गई, ग्रामीण बैंक्स की स्थापना की गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना की गई, कृषि कार्ड बना के दिए, क्रेडिट जो कृषि किसान क्रेडिट कार्ड थे उन वो बना के दिए गए सस्ते लोन के लिए। एमएसपी डिक्लेयर की जाती है हमारे यहाँ की ताकि किसानों को कोई नुकसान न हो और जो मिडिल मैन जो एजेंट का काम करते हैं खरीदने और बेचने में वो उनका फायदा न उठाएं, उस कीमत पर वो बेच पाए। तो इतने सारे हमारे सुधार किए गए थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआत में हमने देखा जैसे ही हम आजाद हुए आफ्टर द इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी स्टेप्स फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म। हमारा बहुत सारे सुधार किए गए, उसमें था कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स और उसके बाद कोऑपरेटिव्स। तो हमारे पहले से सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे। उसमें लैंड सीलिंग एक्ट भी था हालांकि शुरुआत में कि एक मैक्सिमम लिमिट बनाई जाएगी, इससे ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं हो। फिर हमने जो लास्ट टॉपिक उसमें कवर किया था वो था भूदान ग्रामदान। एंड सम ऑफ यू रेज द क्वेश्चन सर कंटिन्यू इट अगेन और रिपीट इट अगेन, किसको दोबारा कराया जाए। अब ये भूदान और ग्रामदान था क्या? पहले तो देखो भूदान, भू यहीं से जमीन, दान टू डोनेट देना किसी को, अब ये यहां से ग्राम गांव और गांव दान कर देना। अब दो टर्म ये तो क्लियर हो गए। उसके बाद ये था क्या? अब विनोबा भावे आंध्र प्रदेश से जिनको कि महात्मा गांधी ने अपना स्पिरिचुअल हेयर, अपना आध्यात्मिक वारिस घोषित किया। क्यों किया? अध्यात्म के अनुसार, उनकी फिलोसफी के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार वो पालन करते थे एजिटीज कौन? विनोबा भावे, यानी नॉन वायलेंस और ट्रूथ के साथ बिना कोई हिंसात्मक कार्रवाई किए और सच्चाई के साथ लड़ते हुए वो लोगों को न्याय दिलाना चाहते थे। इसलिए गांधी जी ने उनको अपना आध्यात्मिक वारिस डिक्लेयर किया। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गांधी जी डिक्लेयर टू होम एज हिज स्पिरिचुअल हेयर, कि अपना आध्यात्मिक वारिस किसको डिक्लेयर किया गया? विनोबा भावे। अब उसके बाद जैसे ही गांधी जी शहीद हुए, गांधी जी की मृत्यु हुई 1948 में, उसके बाद इन्होंने खासकर लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कमजोर वर्ग था, वो कमजोर वर्ग जिसके पास जमीन नहीं थी, लैंडलेस फार्मर्स और लेबर्स, वो मजदूर या किसान जिनके पास जमीन नहीं थी, उसके लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। उनको न्याय दिलाने के लिए वो जगह जगह घूमे, दे मूव टू डिफरेंट प्लेस ऑफ इंडिया। और उसी समय वो एक बार एक भाषण दे रहे थे, कहा? पचमपल्ली आंध्र प्रदेश, पचमपल्ली का आंध्र प्रदेश में जगह है वहां जब उन्होंने इस प्रकार से अपनी स्पीच दी कि हमें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार लोगों का सहयोग करना चाहिए, उसी टाइम पर कुछ लैंडलेस फार्मर्स, कुछ वो किसान जिनके पास जमीन नहीं थी, लेबर्स, वो उनके पास आए कि हमारे लिए जमीन की व्यवस्था करें ताकि हम अपना गुजारा कर पाए, वी कैन इंप्रूव अवर इकोनॉमिक कंडीशन। अब हम उसी चीज के लिए किसी को कमिटमेंट दे सकते हैं जो हमारे पास हो। जब इनकी खुद की जमीन ही नहीं तो कैसे दे देंगे जमीन किसी को? तो उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी कि मैं आपको जमीन दे दूंगा। उन्होंने बोला आई विल स्पीक टू द गवर्नमेंट, कि मैं सरकार से बात करूंगा, आप लोगों की समस्या को सुना जाए। लेकिन उसी टाइम पर रामचंद्र रेड्डी एक बड़े किसान या जमींदार आंध्र प्रदेश में, उन्होंने वहां खड़े हुए और उन्होंने 80 एकड़ जमीन दान करने की घोषणा कर दी कि 80 एकड़ जमीन मैं मेरी तरफ से देता हूं 80 किसानों को, यानी एक किसान किसी में कितनी आ जाएगी? 1 एकड़, कि 80 किसानों को 80 एकड़ जमीन मैं दान करता हूं। तो इसको बोला गया भूदान, जमीन दान कर दी गई। अब दूसरा, इसी आंदोलन से प्रभावित हो गए फिर जो बड़े जमींदार थे, कई गांवों तक उनके पास जमीन थी, तो उन्होंने क्या किया? पूरे के पूरे गांव, क्योंकि पहले जमींदार क्या करते? एक्सप्लॉयटेशन करते थे लेबर्स का या फार्मर्स का, उनकी जमीन छीन लेते थे। प्रोडक्शन जब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता था तो धीरे धीरे पूरे गांव पर कब्जा हो जाता था उनका। तो इस प्रकार के जो बड़े जमींदार थे उन्हीं में से कुछ ने पूरे के पूरे गांव दान कर दिए, यानी उनके पास जो गांव की जमीन थी किसी पार्टिकुलर गांव की पूरी, वो सारी दान कर दी। ये गांव की जमीन मैं इन गांव वालों को वापिस देता हूं, उसको बोल दिया ग्रामदान। तो भूदान और ग्रामदान क्या था कि एक तो शुरुआत की विनोबा भावे ने जब लोगों को न्याय दिलाने के लिए,
लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, तो उसी वक्त रामचंद्र रेड्डी ने पचमपल्ली में जब वो भाषण दे रहे थे 80 एकड़ जमीन की घोषणा कर दी, तो वो होते गई भूदान। और जब उनसे प्रभावित होकर बाय इंस्पायरिंग फ्रॉम दैट इवेंट डिफरेंट जमींदार्स आल्सो डिक्लेयर टू डोनेट द कंप्लीट विलेज लैंड टू द फार्मर्स, कि वहां के जो लोग हैं विलेजर्स को पूरी गांव के गांव दान कर दिए जाए, उसको ग्राम दान बोला गया। अब इसमें हालांकि ग्राम दान ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस प्रकार, इसमें दोनों चीजें थी। कुछ एक हो सकता अपनी इच्छा से दे दी होगी, जमीन काफी है, लेकिन कुछ को ये बेटर था कि द गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक ए लैंड सीलिंग एक्ट, कि सरकार कोई मैक्सिमम लिमिट बनाएगी जमीन की, इससे ज्यादा जमीन कोई नहीं रख सकता। तो उससे उन्होंने सोचा क्यों ना हम पहले से ऐसे दान करते जमीन, ताकि सरकार का ध्यान इस तरफ न जाए और लैंड सीलिंग एक्ट न बनाया जाए। तो कुछ एक उस दर से भी जमीन को दान किया। अब इसमें एक क्वेश्चन तो 1 नंबर के अनुसार बनता है, वो क्या है, विच रिवॉल्यूशन इज और विच मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन मतलब जिसमें खून न बहाव, तो कौन सी है, ये भूदान ग्रामदान। अब इसके आगे हमारे यहां हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या है एग्रीकल्चर का, हमारी खेती क्या भूमिका निभाती है हमारी इकोनॉमी में। हमारी इकोनॉमी ने जीडीपी से महत्वपूर्ण योगदान दिया शुरुआत से एग्रीकल्चर ने। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर हम बात करें तो हमारे एग्रीकल्चर में है। लेकिन हमें एक तो सबसे बड़ा कंसर्न हमारे सामने है, वो क्या है कि आफ्टर 1950 ऑनवर्ड्स लगातार 1951 से, यानी हमारे पर पहली पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया था लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद जीडीपी में इसका योगदान लगातार कम होता जा रहा है। जीडीपी में लगातार 1951 के ऑनवर्ड्स इसका लगातार कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जा रहा है। और उसके बावजूद अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करो, 60% से ज्यादा भारत की पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट कहां प्राप्त करती है, एग्रीकल्चर के अंदर। अब हमारे लिए इसीलिए इस एग्रीकल्चर के अंदर इंप्रूवमेंट करना जरूरी हो गया, क्योंकि इतने सारे लोग उसके अंदर काम करते हैं, उन लोगों की आमदनी बढ़ नहीं रही है और न ही देश के अंदर ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इसलिए हमारी सरकार ने कुछ एफर्ट्स मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, आधुनिकीकरण करने के लिए हमारी खेती को, जिसमें प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए कुछ प्रयास किए। उन प्रयासों में क्या क्या शामिल था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड, एक संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कि खेती से संबंधित कुछ शोध रिसर्च किए जाएंगे जिससे कि ये पता लगाया जाए कि हाईली वैरायटी ऑफ सीड्स कैसे बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार प्रोडक्शन को और बढ़ाया जा सकता है, पेस्टिसाइड्स कौन से उनके अंदर इस्तेमाल करने चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स कौन से इस्तेमाल करें, कौन कौन सी बीमारियां किस पौधे को लग सकती हैं, उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो उसके लिए एक संस्थान की स्थापना की गई। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाएगी, कृषि विश्वविद्यालय। और हरियाणा के हिसार में जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, वाज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन एशिया, एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। तो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाएगी, खेती संबंधी विश्वविद्यालय बनाए गए, जहां उसके बारे में शिक्षा दी जाती, लोगों को प्रिपेयर किया जाता, यानी मैन पावर को प्रिपेयर किया जाता, तो लोगों को गाइड करें कि आगे कौन सी खेती किस मौसम में किस प्रकार करनी चाहिए, कौन सी फसल ज्यादा उत्पादन दे सकती है और किसकी क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। वेटरनरी सर्विसेज, वेटरनरी सर्विसेज क्या होती है, वेटरनरी डॉक्टर। एक तो हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वेटरनरी कौन से होते हैं, पशुओं के लिए। तो हमारे यहाँ जो जानवर हैं उनसे बीमारियों संबंधित, कि उनको किस प्रकार बीमारियों से बचाया जाए और किस प्रकार उनका प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, उसके लिए वेटरनरी सर्विस की शुरुआत की गई। उसके बाद एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हमारे यहाँ जगह जगह एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए। उसमें क्या किया गया कि अच्छी क्वालिटी के जो हमारे पास अलग अलग नस्लें हैं जानवरों की, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको बढ़ाया जाए, इस प्रकार की नस्लें डेवलप की जाए। जैसे आप भैंस के लिए मुर्रा नस्ल, गाय के लिए साहिवाल, तो ये कुछ ऐसी ब्रीडिंग सेंटर बनाए गए जहां ये जो स्पीशीज है, ये जो प्रजातियां हैं, इनको बढ़ाया जाए ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। अब उसके बाद हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हमारे यहाँ फल सब्जियां फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया। उसके बाद वेदर फोरकास्ट और मीटियोरोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, कि हमारे यहाँ मौसम का पता लगाना कि किस प्रकार हमारे यहाँ कौन सा मौसम कब रहेगा, कब बारिश आएगी, कब ओलावृष्टि हो सकती है और कब सूखा पड़ सकता है, ताकि किसान प्रिपेयर रहे उसके अनुसार। तो उसकी व्यवस्था की गई, वेदर फोरकास्टिंग की। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या खेतों तक आने जाने के रास्ते और फिर वहां से मार्केट तक सामान को लेके जाना। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की आसपास मंडी बना देना जहां की सामान को आसानी से बेचा जा सके, अनाज को आसानी से बेचा जा सके। उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की, अच्छे रोड की, मंडी की अच्छी व्यवस्था की जरूरत थी। उसके ऊपर भी फोकस किया गया सरकार के द्वारा। यह था एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, आधुनिकीकरण करने के लिए।
अब हमारे सामने आता है कि हमारा प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रही है भारतीय कृषि, हमारी एग्रीकल्चर के सामने व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। अब उसमें हमने शुरुआत ही की थी कंट्रीब्यूशन से कि हमारे जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है लगातार, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान कम होता जा रहा है। हमारी टोटल जीडीपी बढ़ रही है हर साल, ग्रोस डेवलप हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी घरेलू हमारा जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर है, कृषि सेक्टर है, उसमें वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, उसमें जीडीपी में उसका योगदान लगातार कम होता जा रहा है। अब एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा, बाकी जीडीपी जरूर बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा, रोजगार उस रेशियो से नहीं बढ़ रहा, इस रेशियो से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो सबसे बड़ी समस्या। अब उसके बाद सरकार का प्रयास ये है कि इसको कैसे सुधारा जाए, लेकिन हमारा होता उल्टा है। अब भी वापिस यही हो रहा है कि हमारा किसानों को दूसरा इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है, और गवर्नमेंट दूसरी तरफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सबके साथ के लिए एक साथ इन्वेस्टमेंट किया जाए उसको लगातार कम करती जा रही है। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट किसमें, इरिगेशन की फैसिलिटीज, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जाए, पावर सप्लाई की ट्यूबवेल्स वगैरह चलाने के लिए पावर की सप्लाई दी जाए, रूरल रोड्स, गांव के अंदर अच्छे रास्ते बनाए जाएं, मार्केट डेवलपमेंट, अच्छे मार्केट डेवलप किया जाए ताकि किसानों को दूर तक ले जाना पड़े, मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण की अच्छी मशीनें उपलब्ध कराई जाए ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर सरकार सब्सिडी देती है उसको भी हर साल लगातार कम किया जा रहा है, यानी इससे सब किसानों की लागत बढ़ रही है। तो सरकार एक तरफ तो हमारे यहाँ पहले ही समस्या है, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन करना पड़ रहा है, उसके साथ सरकार भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। और सबसे बड़ी चिंता का कारण, द गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली लोअर डाउन द इंपोर्ट ड्यूटीज, जो आयात होता है बाहर से उसके ऊपर सरकार टैक्स कम करती जा रही है, जिससे कि हमारे यहाँ लागत बढ़ रही है, बाहर से जो सामान आता है हम उसके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते, और इसकी वजह से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और एग्रीकल्चर का कम होना, इसके ऊपर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हैं, और दूसरा हमारी फूड सिक्योरिटी, हमें खाने के लिए अनाज चाहिए, वो समस्या भी हमारे सामने आ सकती है। तो इसके बाद हम इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, वी आर गोइंग टू रीड इन द नेक्स्ट क्लास स्पेशली अबाउट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, हाउ इट कैन बी गारंटीड थ्रू डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स और बाय द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कि हमारा फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा किस प्रकार हम अश्योर कर सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।